हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज मैं क्लास 12th का न्यू चैप्टर लेके आई हूँ, विच इज़ द बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो होप वो चैप्टर आपको अच्छे से आया होगा समझ में। वो चैप्टर अगर अच्छे से समझ में आया तभी इसकी एप्लीकेशन समझ में आएगी कि बायोटेक्नोलॉजी को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कहाँ कहाँ पर इसके यूजेस हैं। ठीक है, तो देखो ये चैप्टर पूरा बेस्ड है आपके प्रीवियस चैप्टर पर, बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस पर। ठीक है, तो क्या क्या टॉपिक्स होंगे इसके अंदर? बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन, ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड एथिकल इश्यूज। तो हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे एग्रीकल्चर में किया जा रहा है, कैसे उसका रोल मेडिसिन के अंदर है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने के लिए और एथिकल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी में पता है, बायोटेक्नोलॉजी में हमने क्या करा था, हमने टेक्निक्स अप्लाई करी थी ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स सो दैट वी कैन एबल टू फॉर्म द डिजायर्ड प्रोडक्ट, ताकि हम डिजायर्ड प्रोडक्ट को बनाया जा सके, है ना। और ये जो बायोटेक्नोलॉजी थी वो दो प्रिंसिपल पे बेस थी, विच इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग। है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट द चेंजेस ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। है ना, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या था? दैट इज द चेंजेस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। है ना, तो जेनेटिक मटेरियल को चेंज करने क्या था? दैट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग। है ना, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज व्हाट? मैनिपुलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। अब जब हम ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर रहे थे तो उसके वजह से उसके अंदर जो करेक्टर है वो भी डिजायर्ड डेवलप हो रहा था। है ना, और केमिकल इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट द स्टरलाइजेशन, कि उसको क्लीन एनवायरनमेंट के अंदर रखना। है ना, तो बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल है इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो कि यूजफुल होते हैं मैन के अंदर। है ना, तो सबसे पहला हम यूज देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी का कैसे रोल होता है इंपॉर्टेंट इन द एग्रीकल्चर। है ना, तो बायोटेक्नोलॉजिकल के वजह से हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और बायोलॉजिकल जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स बना पाए हैं, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड द थेरेपेटिक्स, डायग्नोस्टिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एंड सो ऑन। ठीक है, तो वेस्ट ट्रीटमेंट के अंदर और बहुत सारी जगह पर क्या है, वो बायोटेक्नोलॉजी का यूज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहाँ डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर में बायोटेक का क्या यूज है ना। तो वो सबसे पहले क्या आ जाता है, बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो क्या देखा जाता है, एग्रीकल्चर इज ऑल अबाउट द व्हाट? एग्रीकल्चर क्या होता है? रेयरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स के रेयरिंग करना, ये क्या होता है? एग्रीकल्चर। जिसमें अगर हम प्लांट्स का कल्चर करते हैं और एनिमल्स का भी करते हैं इवन, है ना, तो प्लांट्स का कल्चर करना, दैट इज द एग्रीकल्चर। तो इंडिया जो वो एग्रीकल्चर कंट्री है, जिसमें 62% पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पर एम्प्लॉय करती है? एग्रीकल्चर में एम्प्लॉय करती है ना। यानी कि हम जो इंडियन है यानी कि वो फूड के लिए मेनली किस पे डिपेंड होते हैं? डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। फूड के लिए हम किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, और एग्रीकल्चर इज ऑल अबाउट द क्रॉप्स एंड ऑल। ठीक है, इन सब पे डिपेंड है ना। 62% पॉपुलेशन जो है वो हमारी एग्रीकल्चर में ही काम कर रही है। तो अगर और इस इंडिया के अंदर क्या है, धीरे धीरे क्या हो रही है, पॉपुलेशन जो हो रही है वो बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन इज गेटिंग इंक्रीज डे बाय डे। पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उसके लिए फूड को बढ़ाना भी जरूरी है ना, फूड को इंक्रीज करना भी जरूरी है। तो पहले एग्रीकल्चर कौन सा किया जा रहा था? वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। है ना, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कौन सा? जिसके अंदर हम केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते, नेचुरल तरीके से हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, नेचुरल तरीके से हम क्रॉप को उगा रहे हैं। है ना, तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज नॉट यूज ऑफ केमिकल्स। इसमें हम केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये तो अच्छी चीज़ हो गई कि हम केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। विदाउट केमिकल्स वी आर डूइंग द फार्मिंग, वी आर डूइंग द एग्रीकल्चर। है ना, बट चीज़ क्या है कि ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये कैसा प्रोसेस है? ये स्लो प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस कैसा स्लो है, और साथ में इससे जो यील्डिंग है, जो प्रोडक्शन है वो भी क्या होती है? इतनी ज़्यादा नहीं होती है। प्रोडक्शन इज आल्सो नॉट सो वेरी मच हाई, प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं है। है ना, तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा ना होने की वजह से, यील्डिंग कम होने की वजह से इस प्रोसेस को हम ज़्यादा प्रेफर नहीं कर सकते हैं फॉर फीडिंग द ग्रोइंग पॉपुलेशन, क्योंकि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस तरीके से क्रॉप को उगाने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग इज नॉट सूटेबल। है ना, बट अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर हम केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो और साथ में क्या होता है, इसके वजह से वो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये, यानी केमिकल्स का यूज नहीं होता है, तो यहाँ पे जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो बढ़ती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इंक्रीज होती है, सॉइल की बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ती है, कि सॉइल को कोई हार्म नहीं होता। अगर हम लंबे समय तक भी अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो उससे हमारी सॉइल खराब नहीं होगी। बस लेस पॉइंट क्या आ रहा है कि इसके वजह से प्रोडक्शन इतनी ज्यादा नहीं होती है, जिसकी वजह से सभी बढ़ती हुई जनसंख्या को खाना नहीं मिल सकता है, क्रॉप नहीं मिल सकती है ना, तो दैट्स वी स्विच टू द अनदर। इसलिए हम दूसरे मेथड पे गए। तो दूसरा तरीका क्या है? वो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। नाम से क्लियर हो रहा है, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर मतलब क्या है? जिसमें हम एग्रीकल्चर के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं एग्रोकेमिकल्स का, यानी कि केमिकल्स का। ठीक है, तो एग्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल करने की वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन जो है
वो थोड़ी-सी बढ़ी, प्रोडक्शन इज़ गेट इंक्रीज़्ड, है ना? प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हुई, है ना? तो ग्रीन रेवोल्यूशन इसी का ही पार्ट है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने क्या करा है? एग्रो बेस्ड केमिकल का इस्तेमाल करा है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया? 1960 के अंदर आया, और ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ ऑल अबाउट व्हाट? जिसके अंदर जो क्रॉप की प्रोडक्शन थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। क्रॉप प्रोडक्शन इज़ गेट एनहांस्ड, है ना? बट इसमें हमने क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन करने के लिए किसका इस्तेमाल करा था? एग्रो केमिकल्स का इस्तेमाल करा था। वी आर यूजिंग द केमिकल्स हियर। तो यहीं पर ही बात आ गई कि शुरुआत में तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, बट इसको लंबे टाइम तक के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, कंप्लीटली इस पे डिपेंड नहीं हो सकते, है ना? तो इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा? इससे हमारी सॉइल जो है वो लेस फर्टाइल हो जाएगी, सॉइल पॉल्यूशन हो जाएगा, सॉइल खराब हो सकती है अगर हमने लंबे समय तक हम क्या करते रहे? केमिकल बेस्ड फार्मिंग करते रहे तो, है ना? तो इससे हमारा एनवायरनमेंट में भी क्या होगा? हार्म होगा, है ना? तो यानी कि एग्रो केमिकल बेस्ड फार्मिंग भी जो है वो क्या है? एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है सभी को क्या करवाने के लिए? सभी को फूड प्रोवाइड करवाने के लिए फ्रॉम द एग्रीकल्चर, है ना? उसके बाद वो लास्ट तरीका जो है, जिसमें हमें क्या करना है? फूड की प्रोडक्शन भी बढ़ानी है, साथ में सॉइल वगैरह भी खराब ना हो, नेचर को भी हार्म ना हो, तो वो कौन-सा तरीका है? दिस इज़ द लास्ट वन व्हिच इज़ अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट ये, है ना? तो ये जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप है, ठीक है? तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप जो है, जिसको हम क्या बोलेंगे? जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप दैट इज़ द जीएमसी। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप के थ्रू क्या होगा? क्रॉप की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, क्रॉप की क्वालिटी भी बढ़ेगी, और साथ में क्या होगा? नेचर को हार्म नहीं होगा, इट विल बी इको फ्रेंडली, है ना? तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप की वजह से क्या होगा? वो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन इज़ आल्सो इंक्रीज़, ठीक है? प्रोडक्शन भी बढ़ने वाली है और साथ में यील्डिंग भी बढ़ेगी, क्वालिटी भी एनहांस होगी, ठीक है? क्वालिटी भी इंक्रीज़ होगी, है ना? बट और साथ में क्या होगा? नेचर को हार्म नहीं होगा, इट विल नॉट हार्म द नेचर, ठीक है? और नेचर को वो हार्म नहीं करेगी। ठीक है, तो अगर हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप का इस्तेमाल करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारी जो क्रॉप होती है उसकी क्वालिटी भी बढ़ती है, प्रोडक्शन भी बढ़ती है, नेचर को हार्म नहीं होता है। और ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप आती कहाँ से है? इट इज़ कम बाय द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये जो जीएमओ क्रॉप है वो कहाँ से आएगी? बायोटेक्नोलॉजी से आएगी। और बायोटेक्नोलॉजी का क्या प्रिंसिपल और क्या प्रोसेसेस है वो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है? जिसके अंदर क्या बनाया जाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अगर हमने प्लांट में डाल दिया, तो प्लांट क्या बन जाएगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड बन जाएगा, है ना? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को कैसे बनाया जाता है? बायोटेक्नोलॉजी से। जिससे क्वालिटी भी इंक्रीज़ होगी, प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगी, साथ में नेचर को हार्म नहीं होगा। क्लियर ना ये? तो लास्ट सब इन सभी का सॉल्यूशन क्या निकला? दैट इज़ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप निकली। ठीक है, देखो बीच में कुछ चीज़ें और आती हैं। बीच में हम चाहते हैं क्या? एग्रीकल्चर बढ़े, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो कर सकें। तो ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बीच में एक और तरीका कौन-सा आ गया? वो टिश्यू कल्चर आ गया। है ना? और टिश्यू कल्चर में नाम से पता चल रहा है, टिश्यू कल्चर में हम क्या करेंगे? प्लांट टिश्यू का कल्चर करेंगे। देयर इज़ अ कल्चर ऑफ टिश्यू, है ना? टिश्यू को हमने कल्चर करा, उस टिश्यू से हमने क्या करा है? प्लांट को ग्रो करा है। टिश्यू से हमने क्या करा है? प्लांट को ग्रो करा है। ठीक है? टिश्यू इज़ व्हाट? प्लांट का एक छोटा-सा पार्ट हो गया। ठीक है? तो प्लांट के छोटे से पार्ट को, यानी कि टिश्यू को हमने कल्चर करा, ठीक है? और उसको कल्चर करके क्या हुआ? हमने नया प्लांट बना दिया। तो दिस इज़ अ टिश्यू कल्चर, है ना? हम ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, है ना? वी आर डूइंग दीज़ ऑल थिंग्स बिकॉज़ ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, ठीक है? तो टिश्यू कल्चर क्या होता है कि होल प्लांट जो होता है वो जनरेट हो जाता है फ्रॉम द टिश्यू, और टिश्यू को क्या बोला जाता है? एक्सप्लांट भी बोला जाता है। एक्सप्लांट क्या है? दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के पार्ट को क्या बोला जाता है? इट्स द एक्सप्लांट और द टिश्यू। तो हमारा ये प्लांट है, इस प्लांट से हमने क्या करा? इस लीफ में से एक छोटा-सा सैंपल ले लिया, छोटा-सा पार्ट ले लिया। इस सैंपल को ही क्या बोलेंगे हम? दिस इज़ कॉल्ड एज़ अ एक्सप्लांट। इसको ही क्या बोलेंगे? एक्सप्लांट। की पत्ती में से मैंने एक छोटा-सा पार्ट निकाल लिया। इस छोटे से पार्ट को क्या बोला जाएगा? टिश्यू और द एक्सप्लांट। ठीक है? फिर इस टिश्यू और एक्सप्लांट का हम क्या करेंगे? कल्चर करेंगे, उसको न्यूट्रिशन मीडियम देंगे, जो-जो उसको देना, जैसे सुक्रोज हो गया, कुछ विटामिन्स हो गए, कुछ हार्मोन्स हो गए, तो उस टिश्यू को हम क्या देंगे? न्यूट्रिशन देंगे। वी विल प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। ठीक है? और न्यूट्रिशन देने की वजह से ये जो टिश्यू है वो कल्चर करेगा, वो ग्रो करेगा, उसके सेल का नंबर इंक्रीज़ होगा। है ना? तो ये टिश्यू का जब सेल का नंबर इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? इट विल फॉर्म द कैलस। ठीक है? तो क्या बनाएगा? कैलस बनाएगा। ठीक है? तो ये टिश्यू था। उस टिश्यू को जो हमने न्यूट्रिटिव मीडियम दिया तो उसने नंबर को अपना बढ़ाया, जिससे क्या बन गया? कैलस बन गए। अब इस कैलस को ही एक सेपरेट उसके अंदर रख दिया, फिर इस कैलस से क्या होगा? एक पूरा नया प्लांट जनरेट हो जाएगा इन द
इन द टेस्ट ट्यूब। फिर इस बेबी प्लांट को हम वापस सॉइल में रख देंगे और सॉइल से फिर पूरा एक बड़ा प्लांट बन जाएगा, है ना? एक टिश्यू से अगर हम एक पौधे को उगा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर, ठीक है? तो और उसको जब हम न्यूट्रिटिव मीडियम देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कैलस। और कैलस से फिर क्या होगा? बेबी प्लांट आ जाएगा। फिर बेबी प्लांट में जैसे जड़ें वगैरह आ जाएगी, तो देन इट विल सो इन द सॉइल, ठीक है? ताकि पूरा एक बड़ा प्लांट बन जाए, है ना? तो ये सब मेथड क्यों किए जा रहे हैं? फॉर इंक्रीजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन, फॉर इंक्रीजिंग द प्लांट, ठीक है? अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक प्लांट टिश्यू से पूरा एंटायर प्लांट जनरेट हो जाता है, एक्स प्लांट से पूरा एंटायर प्लांट जनरेट हो जाता है। तो एक छोटे से पार्ट से अगर पूरा प्लांट जनरेट होता है तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी। क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी। तो टोटीपोटेंसी क्या होता है? इट इज एबिलिटी, इट इज एन एबिलिटी, इट इज एन एबिलिटी टू जनरेट whole part फ्रॉम द टिश्यू, ठीक है? तो टिश्यू से पूरे एंटायर प्लांट का जनरेट होने क्या होता है? टोटीपोटेंसी, है ना? ऐसे जाइगोट के अंदर भी, एम्ब्रियो के अंदर भी क्या होते हैं? स्टेम सेल्स होते हैं, टोटीपोटेंट सेल होते हैं, इससे क्या होता है? पूरा एंटायर ऑर्गेनिज्म बन जाता है ना? तो इस टिश्यू के अंदर क्या होते हैं? इस टिश्यू के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है? टोटीपोटेंसी की प्रॉपर्टी, जिससे क्या होगा? पूरा एंटायर प्लांट बन जाएगा, ठीक है? और अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे टिश्यू को कहाँ से लिया जाता है? इस टिश्यू इज टेकन फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक पार्ट। टिश्यू को कहाँ से लिया जाता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लिया जाता है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर क्या होते हैं? डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं? रूट और शूट के टिप पर। इट इज फाउंड एट द रूट एंड शूट टिप, ठीक है? तो ये कौन हो गई? जैसे पत्ती है तो पत्ती की टिप्स हो गई, ठीक है? जड़ों की टिप हो गई। तो यहाँ पे टिश्यू हम कौन सा लेते हैं? जिसके अंदर डिवाइडिंग सेल्स होती है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लेते हैं, जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? रूट और शूट के टिप पे प्रेजेंट होता है, ठीक है? और जब उसको हम न्यूट्रिटिव मीडियम देंगे तो देन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैलस में। और कैलस से क्या आएगा? बेबी प्लांट। उस बेबी प्लांट को अगर हमने सॉइल में रख दिया तो उससे पूरा प्लांट डेवलप हो जाता है। और टिश्यू से पूरे प्लांट का डेवलप होना, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी। लिए नहीं आता कि अब देखो तो टिश्यू कल्चर, और टिश्यू कल्चर की वजह से क्या होता है? माइक्रो प्रोपिगेशन होता है, यानी कि हमने टिश्यू से क्या करा? बहुत सारे प्लांट को ग्रो करवा लिया, है ना? तो हम टिश्यू एक ही थोड़ी ना लेते, बहुत सारे हमने टिश्यूज लिए और बहुत सारे टिश्यू से हमने बहुत सारे प्लांट बना दिए, है ना? तो एक टिश्यू से हम थाउजेंड्स ऑफ प्लांट डेवलप करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपिगेशन, ठीक है? तो माइक्रो प्रोपिगेशन क्या है? इट इज द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग अ थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द टिश्यू, ठीक है? तो टिश्यू कल्चर से थाउजेंड्स ऑफ प्लांट का डेवलप होने क्या कहलाता है? माइक्रो प्रोपिगेशन। क्लियर ना ये? और माइक्रो प्रोपेगेशन करने के लिए, टिश्यू कल्चर करने के लिए हमें न्यूट्रिटिव मीडियम देना होता है। न्यूट्रिटिव मीडियम में क्या देना होता है? वी हैव टू गिव द सुक्रोज। हमें क्या प्रोवाइड करना होगा न्यूट्रिएंट के तौर पर? सुक्रोज देना होगा। कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स देने होंगे, विटामिन देने होंगे, अमीनो एसिड्स देने होंगे, और कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कुछ ग्रोथ हार्मोन्स विच आर द ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन। क्या देने होंगे? ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन, ठीक है? तो ऑक्सिन्स किस में हेल्प करते हैं? रूटिंग के अंदर। इसके वजह से जड़ें आती हैं। इट हेल्प्स इन द रूटिंग। क्लियर ना? तो माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्लांट। बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो कर दिया जाता है फ्रॉम द टिश्यू कल्चर। दिस इज द माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है? और टिश्यू को न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करने के लिए हम कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स देते हैं? दैट आर द सुक्रोज, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, कुछ विटामिन वगैरह ये सब। और साथ में ग्रोथ रेगुलेटर्स में क्या देंगे? ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन। और ऑक्सिन्स की वजह से क्या होता है? रूटिंग होती है, प्लांट के अंदर जड़ें आती है। ये नहीं आता कि तो ये सब मेथड क्या है जिसके वजह से हम क्या करते हैं? प्लांट के नंबर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है? इसके बीच में एक और कौन-सा आ गया? वो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। कौन आ गया? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है? जिसके अंदर वो सोमैटिक मतलब क्या होता है? यानी कि बॉडी सेल यानी कि प्लांट सेल ही कौन है ये? दिस इज़ अ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होगा? देयर इज़ अ देयर इज़ अ फ्यूजन ऑफ अ 2 प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ अ 2 प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल, यानी कि 2 प्लांट सेल है, ठीक है? तो ये जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है वो की कैसे जाती है? देखो इसके अंदर क्या, वो 2 प्लांट सेल ले ली। प्लांट सेल के अंदर हमें पता है क्या होता है? 2 मेम्ब्रेन होती है, ठीक है? एक मैंने किसकी प्लांट सेल ले ली है? मान ली ये प्लांट सेल किसकी है? दिस इज द प्लांट सेल ऑफ पोटैटो। ये प्लांट सेल किसकी है? पोटैटो की है। और दूसरी प्लांट सेल जो है वो किसकी है? दिस इज ऑफ टोमेटो, दिस इज ऑफ टोमेटो, ठीक है? तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमने क्या करा? 2 प्लांट सेल ली। फिर इस प्लांट सेल की हम क्या करेंगे? आउटर वॉल, जिसको सेल वॉल बोलते हैं, सेल वॉल को हटा देंगे, ठीक है? इसकी सेल वॉल को हटा दिया जाएगा, ठीक है? इन दोनों के अंदर हम क्या करा? हमने रिमूवल ऑफ सेल वॉल, ठीक है? सेल वॉल को हटा दिया।
ठीक है, उस सेल वॉल को हटाने के बाद जो रह जाएगा, जो बचा हुआ स्ट्रक्चर रह जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो इन दोनों के क्या रह जाएंगे? वो प्रोटोप्लाज्म लेफ्ट हो जाएंगे। प्रोटोप्लाज्म 1 और ये कौन हो गया? प्रोटोप्लाज्म 2। प्रोटोप्लाज्म 2 क्लियर ना? ये तो हमने क्या करा, प्लांट सेल के किसको हटा दिए? सेल वॉल को हटा दिया, और सेल वॉल को हटाने के बाद जो स्ट्रक्चर रहेगा उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म 1, प्रोटोप्लाज्म 2। क्योंकि हमें पता है प्रोटोप्लाज्म इज व्हाट? इज द न्यूक्लियस प्लस में साइटोप्लाज्म व्हिच इज सराउंड विद द सेल मेम्ब्रेन एज वेल। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म 1 और प्रोटोप्लाज्म 2 के बीच में क्या होगा? फ्यूजन होगा। इन दोनों के बीच में फ्यूजन हुआ, पहले साइटोप्लाज्म मिक्स होंगे और फिर न्यूक्लियस मिक्स हो गया। ठीक है, तो यानी कि दो प्रोटोप्लाज्म का मिक्स होने क्या कहलाता है? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ये ना ये, और यहाँ पर ये जो बनेगा स्ट्रक्चर, ये जो सेल बनेगी, इसको हम क्या बोलते हैं? सोमैटिक हाइब्रिड सेल। ठीक है, ये जो सेल बनेगी फ्यूजन होने के बाद, उसको हम क्या बोलेंगे? सोमैटिक हाइब्रिड सेल। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि हम वैरायटी को इंक्रीज कर सके और वैरायटी की चीजें बना सके। तो क्या देखा गया? वो टोमेटो और पोटैटो को मिक्स करके एक सोमैटिक हाइब्रिड बना दी, और सोमैटिक हाइब्रिड का फिर कल्चर करके एक नया प्लांट आ गया विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ टोमेटो एंड पोटैटो विच इज कॉल्ड एज अ पोमैटो। जिसको क्या बोलते हैं? पोमैटो। तो पोमैटो क्या है? टोमेटो और पोटैटो का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो पोमैटो, पोमैटो क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो। ठीक है, तो पोमैटो इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो। ठीक है, जो कैसे आया था? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से आया था। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इट इज अ फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म कैसे आते हैं? सेल वॉल को हटा दो प्लांट सेल के, तो प्रोटोप्लाज्म जो मिक्स होंगे तो उससे क्या बनेगा? सोमैटिक हाइब्रिड सेल बनेगी। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। लिए नहीं, तो कुछ इस तरीके से हम प्लांट की प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। बट हमारा सबसे लास्ट तरीका जो सबसे बेनिफिशियल देखने को मिल रहा है वो कौन सा है? दिस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जो हम डिस्कस करेंगे, है ना? क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी क्या हो रहा था? क्रॉप प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, बेशक से उससे केमिकल का यूज़ नहीं था। फिर एग्रो बेस्ड केमिकल फार्मिंग के अंदर हम केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ, बट उसमें केमिकल्स के यूज़ होने की वजह से हमारी सॉइल वगैरह खराब हो सकती है। बट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है, जो बायोटेक्नोलॉजी डेवलप होगी, उससे क्या है? प्लांट की क्वालिटी, प्रोडक्शन वगैरह एनहेंस होगी, साथ में एनवायरनमेंट को हार्श नहीं होगा। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कौन सा होता है? यानी कि जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कौन सी होती है? इट्स जेनेटिक मटेरियल, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसको हमने क्या कर दिया? इस मैनिपुलेटेड, इट्स जेनेटिक मटेरियल इज मैनिपुलेटेड। इसके जेनेटिक मटेरियल को हमने क्या कर दिया? मैनिपुलेट कर दिया, चेंज कर दिया है। और कैसे चेंज करेंगे हम? बाय यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हमने क्या करा है? प्लांट की क्रॉप के जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर दिया है, और जिससे जो क्रॉप बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ठीक है, और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाएगी इससे। ठीक है, वो प्लांट की रेजिस्टेंट पावर बढ़ जाएगी, और साथ में इससे नेचर को भी हार्म नहीं होगा। ठीक है, कैसे बनाया जाएगा? बाय यूजिंग ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की एडवांटेज क्या है? अगर हमने किसी भी प्लांट के अंदर क्या करा? उसके जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर दिया। जेनेटिक मटेरियल को कैसे चेंज कर रहे थे? हम प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि प्लांट के अंदर हमने किसको इंसर्ट कर दिया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। ठीक है, सपोज ये प्लांट है, इस प्लांट को मुझे जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाना है। ठीक है, ये प्लांट है, इस प्लांट को हमें क्या करना है? जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाना है। इस प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाने के लिए हमें इसमें क्या ऐड करना होगा? वी हैव टू ऐड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसके अंदर हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करना होगा। और हमें पता है प्लांट के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कौन से वेक्टर का यूज करते हैं? अगर मुझे इस प्लांट के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालना है, या फिर कोई भी अपना डिजायर्ड जीन को हमें इंसर्ट करना है, या फिर डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करना है। ठीक है, डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? वी यूज ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। ठीक है, तो प्लांट के अंदर हमें कोई डिजायर्ड जीन डालना है कि इसकी न्यूट्रिशन पावर बढ़ जाए, या फिर प्लांट ज़्यादा अच्छा टोलरेट पावर को बाहर के स्ट्रेसेस को झेलने लायक हो जाए, है ना? तो हमें उसके रिगार्डिंग क्या करनी होगी? जीन डालनी होगी, है ना? और उस जीन को डालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? जनरली कौन से वेक्टर का यूज करते हैं जो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए हैं? दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन, है ना? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन क्या करेगा? उस डिजायर्ड जीन को प्लांट के अंदर डाल देगा। ठीक है, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन ने क्या करा? डिजायर्ड जीन को प्लांट के अंदर डाल दिया। और डिजायर्ड जीन को जो प्लांट के अंदर डाल देगा तो उससे क्या होगा? प्लांट के अंदर क्या आएंगे? प्लांट के अंदर क्या होगा? डिजायर्ड करेक्टर डेवलप हो जाएगा। प्लांट विल डेवलप द डिजायर्ड करेक्टर।
अब वो डिजायर्ड कैरेक्टर किसके अकॉर्डिंग होगा? जिस जो हमने जीन डाली होगी। ठीक है, अगर हम न्यूट्रिशन को इंक्रीज करने के लिए जीन डाल रहे हैं तो न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाएगी। प्लांट को अगर हम रेजिस्टेंट बना रहे हैं तो रेजिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जिस भी प्लांट के अंदर डिजायर्ड जीन को डाल दिया जाता है तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं? दिस प्लांट इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। क्लियर ना ये? और किसके थ्रू डाला जाता है? बाय द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। है ना? तो किसी भी प्लांट को जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं तो उसमें क्या होता है? उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, प्लांट के अंदर जो टॉलरेंस पावर होती है, यानी कि बाहर के स्ट्रेसेस को झेलने की पावर जो होती है, जैसे वाटर स्कार्सिटी है या फिर काफी ज्यादा हाई सनलाइट है, तो टॉलरेंस पावर भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अबायोटिक स्ट्रेस को झेलने की पावर बढ़ जाती है, बिकॉज हम उसके अकॉर्डिंग उसमें जीन डाल देते हैं। ठीक है, और जीन को डालने के लिए कौन से बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं? कौन से वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। ठीक है। ठीक है, और प्लांट जो होता है वो रेजिस्टेंट बन जाता है पेस्ट के टूवर्ड। ठीक है, पेस्ट वगैरह को भी वो खुद मारना शुरू कर देता है, जिससे क्या होता है? वी डोंट नीड टू यूज द पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड, कि प्लांट खुद क्या बन गया? वो पेस्ट को मार रहा है। और प्लांट अगर खुद ही पेस्ट को, इंसेक्ट्स को मारेगा तो वी डोंट डिपेंड ऑन द, तो हमें किसको यूज नहीं करना पड़ेगा? केमिकल्स का यूज नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक और अच्छी एडवांटेज हो गई। है ना? तो प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट और इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाने की वजह से केमिकल्स पे जो डिपेंडेंसी है वो कम हो गई। ठीक है, और इससे मिनरल एफिशिएंसी, मिनरल्स को लेने की पावर भी जो होती है वो प्लांट की बढ़ जाती है ना? और मैच्योरेशन टाइम जो होता है प्लांट का वो कम हो जाता है। ठीक है, कि वो जल्दी से प्लांट एजेड नहीं होगा, जल्दी से खराब नहीं होगा। क्लियर ना? तो दिस इज ऑल अबाउट द एडवांटेज ऑफ मेकिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। तो प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर हम बनाएंगे, उसके अंदर डिजायर्ड जीन अगर हम ऐड करेंगे बाय यूजिंग द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, तो क्या होगा? प्लांट की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ेगी, टॉलरेंस पावर बढ़ेगी, रेजिस्टेंट हो जाएगा वो प्लांट पेस्ट और इंसेक्ट के टूवर्ड, जिसमें हमें केमिकल्स को यूज नहीं करना पड़ेगा। मिनरल की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, मैच्योरेशन टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा कैसे किया जाता है वो भी देखा हमने, जीन को ऐड करके या फिर जीन को सब्ट्रैक्ट करके भी। जीन का एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों होता है, मेनली जीन का एडिशन होता है। हम जीन को ऐड करेंगे बाय यूजिंग द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, और उस जीन के अकॉर्डिंग क्या होगा? प्लांट के अंदर वो करेक्टर डेवलप हो जाएगा। क्लियर नहीं है? विदाउट हार्मिंग द नेचर, विदाउट हार्मिंग द सॉइल। क्लियर नहीं है? तो सबसे पहले वो किस में देखा गया? हमने क्या करा? प्लांट की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाई। तो प्लांट की न्यूट्रिशन वैल्यू किस किस प्लांट के अंदर बढ़ाते हुए हमने देखा? गोल्डन राइस के अंदर। ठीक है, तो प्लांट की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाई गई। ठीक है, तो प्लांट की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा के कौन सा प्लांट बना हमारा? गोल्डन राइस। तो ये गोल्डन राइस के अंदर क्या था? तो गोल्डन राइस के अंदर क्या है? वो विटामिन ए की पावर, विटामिन ए की क्वांटिटी जो होती है, विटामिन ए का जो अमाउंट होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, तो गोल्डन राइस के अंदर विटामिन ए का अमाउंट ज्यादा होता है, इसलिए इन चावलों का कलर क्या होता है? गोल्डन कलर का होता है। अब ये गोल्डन कलर का कैसे आया? क्योंकि नॉर्मल राइस के अंदर कौन सी जीन को डाला? बीटा कैरोटीन जीन को डाला। कौन से जीन को डाला? बीटा कैरोटीन जीन को डाला। ठीक है, और बीटा कैरोटीन जीन को डालने की वजह से, बीटा कैरोटीन जीन को डाला, और ये जो बीटा कैरोटीन जीन है वो कौन से प्लांट से ली गई थी? फ्रॉम द डेफोडिल्स। फ्रॉम द डेफोडिल्स। ठीक है, तो डेफोडिल्स से हमने कौन सी जीन निकाली? बीटा कैरोटीन जीन डाली, और उसको बाय द यूज ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन उसको राइस में डाल दिया। ठीक है, जिसके वजह से राइस का कलर क्या हो गया? गोल्डन कलर का हो गया। ये नहीं, तो गोल्डन कलर के राइस में क्या होता है? न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होती है, विटामिन ए की अमाउंट जो होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। ये नहीं, तो दूसरा क्या देखा गया? वो हाइड्रोजन्स को बनाने के लिए। दूसरा कहाँ देखा गया? हाइड्रोजन्स को बनाने के लिए। तो हाइड्रोजन्स क्या है? ये वो केमिकल्स होते हैं, वो प्रोटीन्स है जो एंटी कोगुलेंट होती है, जो ब्लड को क्लॉट होने से बचाती है। ठीक है, तो वो हाइड्रोजन्स हो गई है। और हाइड्रोजन्स को कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? हाइड्रोजन्स ये कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द हाइड्रोडिनारिया। फ्रॉम द हाइड्रोडिनारिया। और हाइड्रोडिनारिया वो हमें पता है कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? इट इज बिलोंग फ्रॉम द एनेलिडा। क्योंकि इसमें क्या होता है? टॉप टू बॉटम क्या होते हैं? टॉप टू बॉटम क्या होते हैं इसके अंदर? सेगमेंटेशंस होती है। ठीक है, तो हाइड्रोडिनारिया से क्या निकाला? हाइड्रोजन्स निकाला। जो हाइड्रोजन क्या करेगा? ये एंटीकोएगुलेंट है, ये ब्लड को क्लॉट होने से बचाएगा। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करा? अब ज्यादा हम हाइड्रोजन से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमने क्या करा? ये प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन बनाने की प्रॉपर्टी किसमें डाल दी? प्लांट के अंदर डाल दी। ठीक है, तो प्लांट के अंदर डालने के लिए हमने क्या करा? सिंथेटिक हाइड्रोजन जीन बनाया, खुद से हाइड्रोजन जीन बनाया, और उस जीन को किस में डाल दिया? प्लांट के अंदर डाल दिया। कौन से प्लांट के अंदर? ब्रेसिका प्लांट के अंदर, बाय यूज ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन का इस्तेमाल करके हमने क्या करा? हाइड्रोडायनारिया के जीन को किस में डाल दिए? ब्रेसिका प्लांट के अंदर डाल दिया। ठीक है, जिसके वजह से अब ये प्लांट के जो बीज है, इस ब्रेसिका प्लांट के जो सीड है, ठीक है, तो इस ब्रेसिका प्लांट के जो सीड होंगे वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? इट विल कंसिस्ट ऑफ अ हाइड्रोजन।
ठीक है, तो उसके अंदर क्या होंगे, हायरोडेंस होंगे। क्लियर यहाँ तक है? ठीक है, तो प्लांट के अंदर हम ये क्वालिटी इंक्रीज कर रहे हैं, प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाया जीन को डाल के, प्लांट हायरोडेंस प्रोड्यूस कर सके उसके लिए हमने जीन डाल दिया। क्लियर ना? तो ये बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि प्लांट के न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाने के लिए, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्लांट के अंदर जीन डाल देते हैं बाय यूज ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। ठीक है, अब देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट के यूज तो बहुत सारे, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है, प्लांट ज्यादा टॉलरेंट हो जाता है टुवर्ड द बाहर के स्ट्रेसेस के टुवर्ड, ज्यादा चीजों को झेल पाता है। ठीक है, पेस्ट रेजिस्टेंट और इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन जाता है, जिसके वजह से हमें इन केमिकल्स को यूज नहीं करना पड़ता है। बट कहीं ना कहीं इसकी भी कहीं ना कहीं क्या है, वो एक दो डिसएडवांटेजेस है ना? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट की डिसएडवांटेजेस क्या है, क्योंकि जीन को इंसर्ट करने की वजह से हो सकता है कि अदर जीन्स में क्या हो जाए, इफेक्ट हो जाए। हमने बीटा कैरोटीन जीन को इंसर्ट करा, हो सकता था क्या कि प्लांट की अदर जीन अफेक्ट हो जाती। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डिसएडवांटेज हो जाती है कि जीन को ऐड करने की वजह से, जीन के एडिशन के वजह से कभी प्लांट के अंदर क्या हो जाता है, इंटरफेरेंस हो जाता है, अदर जीन क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है, अदर जीन इज मे बी अफेक्टेड। ठीक है, तो अदर जीन जो है वो क्या हो सकती है, वो अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, और अदर जीन अगर अफेक्ट हो गए तो पूरी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कोई भी जीन को डालने से पहले कि उसकी वजह से कोई अदर जीन अफेक्ट ना हो। ठीक है, और इसके वजह से एलर्जी भी हो सकती है प्लांट को या एनिमल को, मेनली एनिमल को। और फूड चेन भी ये क्या हो जाती है, एडवर्सली इससे अफेक्ट हो जाती है ना? क्योंकि अगर सपोज जैसे अभी हम देखेंगे कि भाई प्लांट के अंदर हमने क्या करा, जैसे अभी ये कौन सा प्लांट आएगा, बीटी कॉटन प्लांट आया। बीटी कॉटन प्लांट कौन सा है, जिसके अंदर बीटी जीन को हमने डाल दिया था। और बीटी जीन को डालने की वजह से क्या हुआ था, बॉलवॉर्म्स मर गए थे। बॉलवॉर्म्स जो होते हैं मर जाते हैं, तो बीटी कॉटन के अंदर बीटी जीन है, जिसकी वजह से बॉलवॉर्म्स, कॉर्न बोरर वगैरह मर जाते हैं। तो उन पर डिपेंड वाले जो ऑर्गेनिज्म है, वो कहीं ना कहीं क्या मतलब कि जो बॉलवॉर्म्स है वो अफेक्ट हो गए ना, तो फूड चेन अफेक्ट हो जाती है बाय द जेनेटिकली मॉडिफाइड। ये नहीं, तो ये एक दो डिसएडवांटेज है, तो बहुत चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है इस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, सभी ये एडवांटेजेस है, वरना तो इससे डिस्टर्बेंस भी क्रिएट हो सकती है। क्लियर नहीं है? अब देखो, वो वेरी इंपॉर्टेंट अब ये, ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के अंदर हमने देखा गोल्डन राइस। अब सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारा कौन, बीटी कॉटन। इससे पेपर में क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, इससे पहले हमने गोल्डन राइस डिस्कस करा, तब कौन आ गया, बीटी कॉटन। ठीक है, अब देखो बीटी कॉटन क्या है। ठीक है, यहाँ पे बीटी कौन है, ये दिस इज द बैक्टीरिया। ठीक है, बैसिलस thuringiensis, बैसिलस thuringiensis, thuringiensis। ठीक है, तो बैसिलस thuringiensis जो है ये बैक्टीरिया है, दिस इज बैक्टीरिया। ठीक है, इस बैक्टीरिया की वजह से, इस बैक्टीरिया से एक पर्टिकुलर जीन को हमने एक्सट्रैक्ट करा। बैसिलस thuringiensis से हमने क्या करा, वी एक्सट्रैक्ट द जीन, हमने जीन को एक्सट्रैक्ट करा और उस जीन को किसमें इंसर्ट कर दिया, कॉटन के अंदर। और जीन को हमने किसमें इंसर्ट कर दिया, कॉटन के अंदर। ठीक है, तो बीटी की जीन को हमने कॉटन में इंसर्ट कर दिया, तो इससे हमारा प्लांट कौन सा बन गया, उस प्लांट को हम क्या बोलते हैं, दैट प्लांट इज कॉल्ड एज अ बीटी कॉटन। तो उस प्लांट को क्या बोला जाता है, बीटी कॉटन बोला जाता है। ठीक है, तो प्लांट को के अंदर बीटी जीन को डालने से, बैसिलस thuringiensis की जीन को डालने से क्या हुआ, तो बीटी कॉटन जब वो बन गया तो उसके वजह से जो इंसेक्ट थे वो मरना शुरू हो गए। वो जो इंसेक्ट्स, जो अगर ये जो इंसेक्ट्स अगर बीटी कॉटन को खाएंगे तो इंसेक्ट्स मर जाएंगे। ठीक है, तो बीटी कॉटन ये कैसा प्लांट है, ये दिस इज अ इंसेक्टिसाइडल प्लांट है ये, दिस इज अ इंसेक्टिसाइडल। ठीक है, तो प्लांट जो है वो क्या बन गया, इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन गया। तो बीटी कैसा है, ये दिस इज इंसेक्ट रेजिस्टेंट। तो अगर कोई भी प्लांट, कोई भी मतलब कि जनरली कोई एक स्पेसिफिक इंसेक्ट अगर बीटी कॉटन के पत्तियों को या फिर प्लांट को ईट करता है तो उससे क्या होगा, इंसेक्ट मर जाएगा। है ना? तो बीटी कॉटन कैसा प्लांट है, इट इज इंसेक्ट रेजिस्टेंट। क्लियर ना ये? तो होता क्या है, इस बैसिलस thuringiensis हमने क्या करा, एक बीटी टॉक्सिन जीन को प्लांट के अंदर इंसर्ट कर दिया बाय यूज ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। है ना? और इस बीटी टॉक्सिन जीन को प्लांट के अंदर इंसर्ट करने की वजह से प्लांट क्या बन गया, इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन गया। कि अब कोई भी इंसेक्ट, मेनली स्पेसिफिक इंसेक्ट ही होता है, बीटी कॉटन के लिए स्पेसिफिक कौन होते हैं, बॉलवॉर्म्स और कॉर्न बोरर है। तो बॉलवॉर्म्स और कॉर्न बोरर अगर इस बीटी प्लांट को खाएंगे तो वो मर जाएंगे। ठीक है, तो बैसिलस thuringiensis की जीन को डालने से कॉटन के अंदर प्लांट क्या बन गया, इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन गया। ठीक है, तो कैसे प्लांट इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन गया वो हम देखते हैं अब। ठीक है, तो देखो क्या होता है, तो कौन कौन से इंसेक्ट होते हैं, जैसे कि हमारे ये कौन आ गए, वो बॉल वॉर्म्स हो गए, कॉर्न बोरर्स हो गए। ठीक है, वो हम देखेंगे अभी। अब देखो होता क्या, वो ये जो बीटी टॉक्सिन जीन होती है,
ये कैसी इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है, ये जो जीन, ये जो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन है जो इंसेक्ट के अंदर जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है बैसिलस thuringiensis के अंदर, तो इस टॉक्सिन को अगर इंसेक्ट खाता है तो इंसेक्ट क्या हो जाता है, मर जाता है। इट विल कॉज द किल द इंसेक्ट। ठीक है, तो बीटी टॉक्सिन क्या है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है। होता कैसे है ये हमारा बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया कौन सा है, दिस इज अ बीटी बैक्टीरिया विच इज अ बैसिलस thuringiensis। ठीक है, बैसिलस thuringiensis। अब ये जो बैसिलस thuringiensis है जो बैक्टीरिया है, इसके अंदर क्या है, कौन सी जीन है, देयर इज द बीटी जीन। इसके अंदर बीटी जीन है, यानी कि बैसिलस thuringiensis की जीन है। वो जीन को हम क्या बोलते हैं, क्राई जीन। क्या बोलते हैं, क्राई जीन। क्राई के लिए हम क्या लिखेंगे, स्मॉल सी लिखेंगे, क्राई जीन, क्राई जीन। ठीक है, तो बैसिलस thuringiensis के अंदर कौन सी जीन है, क्राई जीन है, यानी कि स्मॉल सी है आगे। अब ये जो क्राई जीन है वो क्या प्रोड्यूस करती है, क्राई जीन क्या बनाती है, क्राई प्रोटीन, कैपिटल सी लिखेंगे हम। क्राई जीन क्या बनाती है, क्राई प्रोटीन। इट विल फॉर्म द क्राई प्रोटीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन भी बोलते हैं, है ना। तो बैसिलस thuringiensis के अंदर जो जीन है, वो जीन का नाम क्या है, क्राई जीन, जिसका सी स्मॉल होगा। ठीक है, फिर वो क्राई जीन क्या बनाएगा, क्राई प्रोटीन बनाएगा विच इज अ बीटी टॉक्सिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन बोलते हैं, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन। ठीक है, तो ये जो क्राई प्रोटीन होती है ये इनएक्टिव होती है। ये जो टॉक्सिन होता है वो बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिव होता है, बिकॉज बैक्टीरिया के अंदर कौन सा मीडियम नहीं है, अल्कलाइन मीडियम नहीं है। ठीक है, तो क्राइजीन से जो क्राई प्रोटीन बन रही है वो कैसी होती है, इनएक्टिव होती है इन द प्लांट, इन द बैक्टीरिया। ये इनएक्टिव होती है इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर तो ये इनएक्टिव होती है। ठीक है, बट देखा क्या जाता है, पर जैसे ही ये क्राई प्रोटीन किसके अंदर जाती है, ये बैक्टीरिया के अंदर तो ये क्या है, इनएक्टिव है बिकॉज ऑफ द नो अल्कलाइन मीडियम। बट जैसे ही इस क्राई प्रोटीन को कौन लेगा, ये जैसी क्राई प्रोटीन किसके अंदर जाएगी, इंसेक्ट के अंदर जाएगी, एज इट गो इनसाइड द इंसेक्ट। तो इंसेक्ट के अंदर ये क्राई प्रोटीन क्या हो जाती है, इट इज गेट एक्टिव। ये क्राई प्रोटीन क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। यानी कि अभी जो इनएक्टिव फॉर्म होता है उस इनएक्टिव फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉक्सिन। क्या बोलते हैं, प्रोटॉक्सिन। तो बैक्टीरिया के अंदर तो ये इनएक्टिव फॉर्म में है, प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में, पर जैसे ही इंसेक्ट के अंदर जाएगी, इंसेक्ट के अंदर कौन सा मीडियम है, अल्कलाइन मीडियम है, तो ये जो प्रोटॉक्सिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है इंसेक्ट के गट के अंदर। इंसेक्ट के गट के अंदर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टॉक्सिन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी प्रोटॉक्सिन कन्वर्ट इनटू द टॉक्सिन। और जब ये टॉक्सिन फॉर्म में हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके वजह से जो इंसेक्ट की जो गट वॉल होती है वो ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ये इंसेक्ट ने क्या करा, इस बैसिलस thuringiensis को फीड करा, बैसिलस thuringiensis से जो प्रोड्यूस होने वाली क्राई प्रोटीन जब उसके बॉडी में जाती है तो वो क्राई प्रोटीन क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, प्रोटॉक्सिन से किस में कन्वर्ट हो जाती है, टॉक्सिन में। जिसकी वजह से इनकी जो गट वॉल होती है, जिसकी वजह से इनकी जो गट वॉल होती है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। ठीक है, और गट वॉल ब्रेक होने के बाद ये जो बैसिलस thuringiensis की प्रोटीन जाने की वजह से ये जो इंसेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, किल हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, तो ये बैसिलस thuringiensis की ये चीज देखी गई कि अगर ये प्रोटीन इंसेक्ट के अंदर जाती है तो इससे इंसेक्ट मर जाता है। यही सेम जीन का यूज किया गया, इसी सेम जीन को फिर किस में इंसर्ट कर दिया गया, प्लांट के अंदर इंसर्ट कर दिया गया, कि अगर ये प्रॉपर्टी बैक्टीरिया के बजाय अगर प्लांट के अंदर अगर आ गई तो फिर प्लांट को खाने से क्या होगा, इंसेक्ट मर जाएगा, प्लांट खुद क्या बन जाएगा, इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन जाएगा। ठीक है ना, तो क्या किया गया, इस बैसिलस thuringiensis की जो क्राई जीन थी उसको किस में डाल दिया गया, प्लांट के अंदर इंसर्ट कर दिया गया बाय यूजिंग द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियल। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो क्राई जीन थी उसको किस में इंसर्ट कर दिया, प्लांट के अंदर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, दैट जीन इज इंसर्ट इन द प्लांट। ठीक है, प्लांट के अंदर इंसर्ट कर दिया गया बाय यूजिंग द वेक्टर विच इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियल। ठीक है, प्लांट के अंदर इंसर्ट करने की वजह से तो प्लांट के अंदर अब क्या आ गई है, क्राई प्रोटीन आ गई है। तो प्लांट भी अब क्या बनाएगा, प्लांट विल फॉर्म द क्राई प्रोटीन। ठीक है, तो प्लांट क्या बनाएगा, अब प्लांट के अंदर हमने क्रायोजीन को डाल दिया तो प्लांट क्या फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म द क्रायो प्रोटीन। तो वो क्रायो प्रोटीन बनाएगा, यानी कि वो भी क्या बनाएगा, प्रोटॉक्सिन बनाएगा। तो इस प्रोटॉक्सिन की वजह से ना तो बैक्टीरिया को कोई नुकसान होता है ना प्लांट को नुकसान होता है। ठीक है, तो ये प्रोटॉक्सिन जो है नॉट हार्म टू द नॉट हार्म टू द प्लांट। ठीक है, वो ना तो प्लांट को हार्म करेगा, ना वो बैक्टीरिया को हार्म करेगा, वो किसी को हार्म नहीं करेगा, मतलब कि बैक्टीरिया और प्लांट को हार्म नहीं करेगा। ठीक है, पर जैसे ही ये प्रोटीन लीफ के थ्रू किस में चली गई, इंसेक्ट के अंदर चली गई, तो इंसेक्ट की बॉडी के अंदर तो कैसा मीडियम है, अल्कलाइन मीडियम है, और अल्कलाइन मीडियम होने की वजह से जो प्रोटॉक्सिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और कुछ टाइम बाद ये इंसेक्ट खाना पीना छोड़ देगा,
एंड देन उसकी गट वॉल जो ब्रेक हो जाएगी, गट वॉल ब्रेक होने के बाद इंसेक्ट क्या हो जाएगा, इट विल बी किल, मर जाएगा वो। ठीक है, तो हमने ऐसा इस क्राइजीन को प्लांट के अंदर इंसर्ट करने की वजह से प्लांट को क्या बना दिया, डिजीज रेजिस्टेंट बना दिया, इंसेक्ट रेजिस्टेंट बना दिया, कि प्लांट कोई भी इंसेक्ट अगर उसको खाएगा तो इंसेक्ट मर जाएगा। तो कोई अलग से इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड को यूज करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है। ठीक है, तो एल्कलाइन मीडियम होने की वजह से जो प्रोटॉक्सिन है वो कन्वर्ट हो गया टॉक्सिन के अंदर, जिसकी वजह से गट वॉल ब्रेक हो गई, और गट वॉल ब्रेक होने की वजह से क्या हो गया, इंसेक्ट मर गया। है ना। तो बीटी कॉटन जो ये प्लांट है वो कैसा प्लांट है, इट इज अ इंसेक्टिसाइडल प्लांट है ये, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट है ये। ठीक है, और ये इंसेक्टिसाइडल कैसे बना है, बाय एडिंग द जीन विच इज द क्राइजीन। उस क्राइजीन को हमने कहाँ से निकाला है, बैसिलस thuringiensis से निकाला है। और क्राइजीन से क्या आती है, क्राई प्रोटीन आती है, और ये क्राई प्रोटीन क्या करती है, इंसेक्ट को मार देती है, जैसे उसको अल्कलाइन मीडियम मिलता है। क्लियर नहीं आता कि, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। अब देखो, ये जो आपकी क्राइजीन होती है, जो क्राइजीन हमने कहाँ से निकाली है, वी आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बीटी, बैसिलस thuringiensis से निकाली है। अब ये जो क्राइजीन होती है वो स्पेसिफिक इंसेक्ट को ही मारती है, स्पेसिफिक जीन किल द स्पेसिफिक इंसेक्ट, सभी इंसेक्ट को नहीं मारती है ये। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इट किल्स द स्पेसिफिक इंसेक्ट। ठीक है, स्पेसिफिक इंसेक्ट को ही मारती है ये। ऐसा नहीं है कि ये सभी इंसेक्ट्स को मार देगी, नॉट किल द ऑल सेक्ट। ठीक है, सभी इंसेक्ट को नहीं मारती है, नॉट किल द ऑल इंसेक्ट्स। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि सभी इंसेक्ट्स मर जाएंगे, कि कोई भी प्लांट पे कोई भी इंसेक्ट आके बैठा हो सभी इंसेक्ट मर रहे, नहीं। स्पेसिफिक इंसेक्ट के लिए ही होती है ये। ठीक है, तो क्राइजीन जो है वो 3 वैरायटी की देखने को मिली। कौन सी, वो क्राई 1 AC, क्राई 1 AC। ठीक है, दूसरी क्या आ गई, क्राई 2 AB, क्राई 2 AB, और थर्ड कौन सी आ गई, क्राई 1 AB। ठीक है, तो जो क्राइजीन है वो 3 टाइप की है, कौन सी है, क्राई 1 AC, क्राई 2 AB, और फिर क्राई 1 AB। ठीक है, तो पहले 1 2 आ रहा है, तो क्राई 1 AC, क्राई 2 AB, फिर लास्ट में कौन आ रहा है, क्राई 1 AB। ठीक है, तो क्राई 1 AC और क्राई 2 AB दोनों के दोनों किसको किल करते हैं, बॉल वॉर्म्स को। तो क्राई 1 AC और क्राई 2 AB किसको किल करेंगे, बॉल वॉर्म्स को। ठीक है, ये बॉल वॉर्म्स कौन सी कॉटन किसको खराब करते हैं, कॉटन प्लांट को खराब करते हैं ये। ठीक है, तो अगर कॉटन प्लांट के अंदर ये जीन होगी, क्राई 1 AC या फिर क्राई 2 AB, तो उससे जो भी प्रोटीन बनेगा उस प्रोटीन की वजह से कौन से इंसेक्ट्स मरेंगे, बॉल वॉर्म्स मरेंगे। ठीक है, और लास्ट हमारा कौन सा आ गया, क्राई 1 AB। क्राई 1 AB किसके लिए होता है, कॉर्न बोरर के लिए। ठीक है, जो कॉर्न के भुट्टे के अंदर क्या कर देते हैं, छेद कर देते हैं, वॉर कर देते हैं। ठीक है, तो उनको मारने के लिए कौन सी जीन हमारी, क्राई 1 AB। तो क्राई 1 AB फॉर द कॉर्न बोरर, और क्राई 1 AC और क्राई 2 AB फॉर द बॉल वॉर्म्स। क्लियर नहीं, ये बिल्कुल अच्छे से लर्न करना है, पेपर में आता ही है ना। तो 3 टाइप की क्राइजीन देखने को मिली है, और जीन का याद रखना है, सी स्मॉल होता है, और प्रोटीन का सी क्या है, कैपिटल। तो क्राइजीन से क्राई प्रोटीन बनेगी, और क्राइजीन हमने कहाँ से निकाला, फ्रॉम द बैसिलस thuringiensis। और इस जीन की 3 वैरायटी देखने को मिली, और स्पेसिफिक इंसेक्ट को मारती है, सभी इंसेक्ट को ये नहीं मारती है ना। तो बाय द बैसिलस thuringiensis जीन द प्लांट बिकम द इंसेक्ट रेजिस्टेंट। प्लांट क्या बन गया है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन गया है। फिर यहाँ तक है, इससे क्या हो गया, बीटी जीन की वजह से प्लांट क्या हो गया, इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन गया। ठीक है, अब दूसरा क्या केस आ गया, तो प्लांट को क्या बनाना होता है, पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना है। तो यानी कि हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके जीन को ऐड करके हम क्या कर रहे हैं, प्लांट को इंसेक्ट रेजिस्टेंट बना रहे हैं, कि हमने बीटी जीन को ऐड करा, क्राइजीन को ऐड करा, और क्राइजीन को ऐड करने की वजह से प्लांट क्या बन गया, इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन गया। अब वेरी इंपॉर्टेंट, अब क्या आ जाता है, प्लांट को क्या बनाना है, पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना है, कि कोई वॉर्म्स वगैरह प्लांट को खराब ना करे। तो क्या देखा जाता है, कि जो टोबैको प्लांट होता है, कौन है, टोबैको प्लांट जो है, टोबैको प्लांट की जो जड़ें होती है, रूट्स जो होती है, वो खराब कर दी जाती है। मेनली कौन सा वर्म खराब कर देता है, वो कौन सा है, वो मेलोइडिकाइन इनकॉग्निशिया। ठीक है, तो टोबैको प्लांट की जो जड़ें होती है वो खराब हो जाती है, किसके वजह से, मेलोइडिकाइन। ठीक है, मेलोइडिकाइन इनकॉग्निशिया की वजह से। ठीक है, तो मेलोइडिकाइन इनकॉग्निशिया, ये जो निमाटोड होता है वो क्या करता है, टोबैको प्लांट की जो जड़ें होती है वो खराब हो जाती है। ठीक है, तो प्लांट की जो जड़ें होंगी, टोबैको प्लांट की जो रूट्स होंगे, उसमें क्या आ जाएंगे, ऐसे नोड्यूल्स आ जाएंगे। तो मेलोडिक एंड इनकॉग्निशिया डैमेज द रूट्स ऑफ द टोबैको प्लांट। ठीक है, तो प्लांट को हमें क्या बनाना है, पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना है, कि प्लांट के अंदर एक ऐसी एबिलिटी आ जाए कि वो इस नीमाटोड के इफेक्ट से बच जाए। है ना, तो प्लांट को भी पेस्ट रेजिस्टेंट
कैसे बनाया गया? बाय यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, है ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट कैसे बनाया जाएगा? आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक के थ्रू, ठीक है। तो प्लांट पेस्ट रेजिस्टेंट होगा बाय द टेक्निक आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये टेक्निक देखते हैं, है ना। तो आरएनए इंटरफेरेंस के वजह से वो क्या होता है? प्लांट बिकम द पेस्ट रेजिस्टेंट। तो जो आरएनए इंटरफेरेंस की जो टेक्निक है, ये किसने बनाई है? एंड्रयू फायर और कैरेज मैलो, ठीक है। इन दोनों ने आरएनए इंटरफेरेंस के प्रोसेस को डेवलप करवाया, है ना, जिसकी वजह से प्लांट जो है, जो टोबैको प्लांट है, वो मेलोडिक आयन इन कॉग्निशन के टुवर्ड क्या हो गया? रेजिस्टेंट हो गया, यानी कि प्लांट क्या बन गया? पेस्ट रेजिस्टेंट बन गया, ठीक है। तो प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट दो साइंटिस्ट ने बनाया, एंड्रयू ने और कैरेज ने, ठीक है। तो अब देखो, आरएनए इंटरफेरेंस नाम से क्लियर हो रहा है, आरएनए इंटरफेरेंस के अंदर क्या होता है? जो एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है, जो एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है, उसको क्या किया जाता है? डिस्टर्ब किया जाता है। एमआरएनए की फॉर्मेशन को क्या किया जाता है? डिस्टर्ब किया जाता है, यानी कि एमआरएनए को बनने से रोका जाता है। क्योंकि वो एमआरएनए से क्या बनता है? एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनती है। और प्रोटीन से क्या होता है? करेक्टर विजुलाइज होता है ना। तो ये प्रोटीन अगर हार्मफुल होगी प्लांट के लिए, तो हम क्या चाहेंगे? कि ये प्रोटीन ना बने। और प्रोटीन बनाने को रोकने के लिए क्या किया जाता है? एमआरएनए को डिस्टर्ब किया जाता है, एमआरएनए को बनने से रोका जाता है, ताकि क्या हो? वो प्रोटीन ना बनाए, है ना। तो एमआरएनए को डिस्टर्ब किया जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आरएनए इंटरफेरेंस। और ये टेक्निक किसने करी है? दो साइंटिस्ट ने डेवलप करी है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, कैसे इसमें किया जाता है। नॉर्मली क्या होता है? डीएनए से क्या बनता है? पहले तो प्री मेच्योर आरएनए, फिर प्री मेच्योर आरएनए से एमआरएनए, फिर देन प्रोटीन बनती है। और हमें पता है इस प्रोसेस के अंदर, आरएनए इंटरफेरेंस के अंदर क्या होगा? एमआरएनए के फॉर्मेशन को क्या किया जाएगा? ब्लॉक किया जाएगा, कि एमआरएनए ना बने, क्योंकि एमआरएनए नहीं बनेगा तो उससे आगे प्रोटीन नहीं बनेगी, ठीक है। तो एमआरएनए को डिस्टर्ब किया जाता है, ये ना, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? आरएनए इंटरफेरेंस या फिर साइलेंसिंग भी बोला जाता है, आल्सो कॉल्ड एज अ साइलेंसिंग, डन ना ये, ठीक है। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रोसेस होता कैसे, कैसे आरएनए इंटरफेरेंस किया जाता है। देखो सबसे पहले क्या किया जाता है? पहला स्टेप क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए को इंसर्ट किया जाता है सेल के अंदर, ठीक है। तो जो टोबैको प्लांट है, उस टोबैको प्लांट की रूट्स के अंदर किसको इंसर्ट करा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को इंसर्ट करा, ठीक है। तो यानी कि ये जो सेल, उस सेल के अंदर हमने क्या इंसर्ट कर दिया? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को इंसर्ट करा, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को इंसर्ट करा, तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, नॉट सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को इंसर्ट करा। और साथ में कौन सी एंजाइम है? डाइसर। कौन सी एंजाइम को डाला? डाइसर, ठीक है। और साथ में कौन सी एंजाइम आ गई? डाइसर। नाम से क्लियर हो रहा है, ये एंजाइम डाइसर क्या करेगी? ये डाइसर क्या करेगी? मिडल से, बीच में से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को कट कर देगी, ठीक है। तो कट द एमआरएनए एट मिडल, ठीक है। तो मिडल में से, बीच में से क्या करेगी वो? एमआरएनए को कट कर देगी। और कट करने के बाद क्या बनेगा? एक छोटा सा पार्ट बन जाएगा, यानी कि स्मॉल, ठीक है, स्मॉल स्ट्रक्चर बन जाएगा, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ? डाइसन ने क्या करा? बीच में से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को कट करा, और कट करने के बाद एक छोटा स्मॉल स्ट्रक्चर बन गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। क्या बन गया? स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए बन गया, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, ठीक है। तो स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए बन गया, ठीक है। तो डाइसन ने बीच में से कट करा और स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए बन गया। और ये जो लास्ट में जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इसके हैंगिंग एंड्स होते हैं, यानी कि स्टिकी एंड्स है इसके एंड में ये, ठीक है। अब ये जो स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए है, वो किसके साथ जुड़ जाएगा? इट विल कंबाइन विद द स्पेशल प्रोटीन। अब ये स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए जो है, वो किसके साथ कंबाइन कर जाएगा? स्पेशल प्रोटीन के साथ कंबाइन कर जाएगा। तो ये प्रोटीन आई एक, ठीक है। तो ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन के साथ कौन बाइंड कर गया? इस प्रोटीन के साथ बाइंड कर गया कौन? हमारा ये स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए बाइंड कर गया, ठीक है। तो स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए और ये जो कौन सा पीछे प्रोटीन, जब ये दो कंबाइन हुए, तो क्या स्ट्रक्चर बन गया? रिस्क स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। रिस्क क्या है? दिस इज आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। रिस्क कौन है? आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बन गया ये, ठीक है। अब होगा क्या? अब जैसे ही ये रिस्क स्ट्रक्चर बन गया, यानी कि जो स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए कंबाइन कर गया इस प्रोटीन के साथ, जब ये रिस्क बन गया, ये रिस्क किसके पास जाएगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए के पास जाएगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए के पास जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये जो रिस्क होता है उसके अंदर कौन होता है? स्लाइसर्स होते हैं, ये कटर होते हैं।
और ये कटर क्या करते हैं, ये जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए था उसको ये अनवाइंड कर देगा। ठीक है, तो ये रिस्क स्ट्रक्चर जो है वो क्या कर देगा, इट विल अनवाइंड द, खोल देगा, ये अनवाइंड द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को ये अनवाइंड कर देगा, खोल देगा। ठीक है, तो जब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अनवाइंड हो जाएंगे तो कुछ ऐसे बन जाएगा, नहीं पहले वो कॉम्प्लीमेंट्री थे, अब वो क्या हो गए, अलग हो गए, अनवाइंड हो गए। ठीक है, तो यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विल बी फॉर्म्ड। और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए अभी किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर लेगा, इट विल मेक द कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग विद द एमआरएनए। ठीक है, वो एमआरएनए के साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर लेगा। ठीक है, तो ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है वो किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर लेगा, एमआरएनए के साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर लेगा। ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा, एमआरएनए ने अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर ली तो एक तरीके से उसको ब्लॉक कर दिया गया आगे के प्रोसेस के लिए। यानी कि अब इस एमआरएनए से क्या नहीं बनेगी, टॉक्सिक प्रोटीन्स नहीं बनेगी, है ना। और टॉक्सिक प्रोटीन्स नहीं बनेगी तो प्लांट पर जो इफेक्ट है नीमाटोडा का, मेलोडिगाइन इंकॉग्निशिया का, वो इफेक्ट नहीं होगा। ये नहीं, तो कुछ इस तरीके से क्या किया जाता है, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक के थ्रू प्लांट को क्या बनाया जाता है, पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया जाता है ना। तो क्या किया था, सबसे पहले डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को इंसर्ट करा, फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के साथ डाइसर को डाला और उसको बीच में से कट करा, और कट करने के बाद क्या बन गए, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए बन गए। अब इस स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए स्पेशल प्रोटीन के साथ कंबाइन करेंगे, जिसको, जिससे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको क्या बोलते हैं, रिस्क आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। क्योंकि ये रिस्क स्ट्रक्चर जो है वो आरएनए को अब ये साइलेंट करने का काम करेगा, एमआरएनए को रोकने का काम करेगा। तो ये रिस्क ने क्या करा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को अनवाइंड कर दिया, फिर अनवाइंड करने के बाद उसमें से एक जो था वो किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर गया, एमआरएनए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर गया। और एमआरएनए के साथ जब कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग हो गई तो उसका आगे का प्रोसेस क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, जिससे टॉक्सिक प्रोटीन्स नहीं बनी और प्लांट क्या बन गया, पेस्ट रेजिस्टेंट बन गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, एक्सप्लेन द आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, तो आरएनए इंटरफेरेंस कैसे होता है वो हमने देख लिया, और उस प्रोसेस को किसने डिस्कवर करा है, एंड्रयू और कैरिस, इन दो साइंटिस्ट। क्लियर ना ये, तो कुछ इस तरीके से हम प्लांट की वो क्वालिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। प्लांट की क्वालिटी को हमने इंक्रीज करा है बाय यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एंड बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट द चेंजेस ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय एडिंग द जीन। और प्लांट के अंदर हम डिजायर्ड जीन को कैसे ऐड कर रहे हैं, बाय द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन। इससे प्लांट को हमने न्यूट्रिशन वैल्यू दी, प्लांट को इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाया है, और प्लांट को हमने पेस्ट रेजिस्टेंट। ठीक है, तो होप्स यहाँ तक वो समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया है। और आरएनए इंटरफेरेंस की सिग्निफिकेंस हमें पता ही है कि इससे जो टोबैको प्लांट है वो नीमाटोड के इफेक्ट से क्या हो गया, बच गया। और इससे ट्यूमर को भी क्या किया जा सकता है, सप्रेस किया जा सकता है, ट्यूमर के इफेक्ट को भी रोका जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने वो आज डिस्कस कर लिया क्या, कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। कि एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है वो हमने देख लिया। ठीक है, तो इन द लेटर क्लासेस वी विल डिस्कस द बायोटेक्नोलॉजी का यूज इन द मेडिसिन एंड ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, तो होप सो यू ऑल एंजॉय दिस।